दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे नो बैग डे गतिविधियों के बारे में। दोस्तों प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अपने को विद्यालय के अंदर नो बैग डे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करवानी होती हैं। तो आज के वीडियो में हम समूह दिशा कक्षा 6 से 8 के लिए सितंबर माह के अंदर कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन हम कर सकते हैं उसकी पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें कक्षा 6 से 8 यानी समूह दिशा के लिए सितंबर 2024 महीने के अंदर हम कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें थीम आओ राजस्थान को जाने के अंतर्गत जो गतिविधि हम आयोजित कर सकते हैं उस गतिविधि का नाम है मेले एवं त्योहार। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अपने महीने के अंदर 2 शनिवार नो बैग डे के रूप में मनाते हैं, दूसरा और चौथा। ये जो गतिविधियां दी गई हैं इनमें से अपने को दोनों शनिवार के अंदर गतिविधियों का आयोजन करना है। 60 मिनट यहाँ पर टाइम दिया गया है दोस्तों, अपने टाइम के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से गतिविधियां हैं वो हम आयोजित कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, गतिविधि का नाम यहाँ पर मेले एवं त्योहार दिया गया है। गतिविधि के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी राजस्थान के प्रमुख मेलों और त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान के जो प्रमुख मेले और त्योहार हैं उनके बारे में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करना इस गतिविधि का उद्देश्य रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आगे यदि हम देखें आवश्यक सामग्री तो चार्ट, कलर, पेन, वेशभूषा, टेबल, कुर्सी, माइक और प्रस्तुति के लिए आवश्यक सामग्री। तो अपने बच्चों से जो प्रस्तुति दिलवाएंगे उसके लिए माइक हो सकता है या अन्य जो भी सामग्री आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। शिक्षकों हेतु यहाँ पर निर्देश की बात करें तो शिक्षक गतिविधि से पूर्व राजस्थान के प्रमुख मेलों और त्योहारों के बारे में अध्ययन कर लें एवं आवश्यकता अनुसार सूची भी बनाएं ताकि गतिविधि के दौरान उनके बारे में बच्चों को बताया जा सके। तो सबसे पहले अपने को मेलों और त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उनके बारे में अध्ययन करना है और कौन कौन से मेलों और त्योहारों के बारे में हमें बच्चों को बताना है उसकी सूची भी हम पहले तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए गतिविधि हमें किस प्रकार से करवानी है। विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाएगा, बच्चों को समूह में हम बांटेंगे। उसके बाद विद्यार्थियों से हम पूछेंगे कि उनको कौन सा मेला और कौन सा त्योहार विशेष रूप से अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इस प्रकार से अपने बच्चों को क्वेश्चन पूछना है। विद्यार्थी अपने अनुभव और रुचि के अनुसार मेले और त्योहार के बारे में बताएंगे। यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, सभी बच्चों की सहभागिता है वो सुनिश्चित होनी चाहिए, सभी बच्चे हैं वो इस एक्टिविटी के अंदर भाग लेने चाहिए। आगे यदि हम देखें तो उसके बाद में प्रत्येक समूह एक एक राजस्थानी मेले और त्योहार के विषय में अपना प्रस्तुतिकरण देंगे, यानी बच्चे हैं वो बताएंगे। जो भी समूह है हमने निर्धारित किए हैं, बच्चों के समूह बनाए हैं, प्रत्येक समूह से किसी भी मेले या त्योहार के विषय में कक्षा के अंदर प्रस्तुतिकरण करवाना है। बच्चों के द्वारा कक्षा के अंदर उस मेले या त्योहार के बारे में बताया जाएगा, जिसके आधार पर बच्चों को विजेता समूह के रूप में हमें चयन करेंगे। बच्चों का जो ग्रुप है जो सबसे अच्छा प्रस्तुतिकरण देता है उस ग्रुप को हमें विजेता घोषित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें नोट लगा करके लिखा हुआ है, प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत विद्यार्थी कहानी सुना सकते हैं मेलों से संबंधित, त्योहार से संबंधित, या नाट्य अभिनय कर सकते हैं, नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई गाना है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, या चार्ट बना करके वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं, या अन्य कोई भी माध्यम जिससे बच्चे अपना प्रस्तुतिकरण देना चाहें वो दे सकते हैं। सीखने के प्रतिफल की यदि हम यहाँ पर बात करें तो विद्यार्थी मेलों व त्योहारों के संदर्भ में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएंगे। तो बच्चों को जो भी जानकारी मेलों और त्योहार के संबंध में उसके बारे में बच्चे हैं वो अपनी अभिव्यक्ति है वो दे सकेंगे। यहाँ पर यदि हम विशिष्ट गतिविधि की बात करें दोस्तों तो नो टू टोबैको ये विशिष्ट गतिविधि है, इसका आयोजन हम कर सकते हैं। यहाँ पर गतिविधि है तंबाकू रोधी अभियान, इसमें अपने को पत्र लेखन गतिविधि का आयोजन करना है, बच्चों से पत्र लेखन करवाना है। यहाँ पर आवश्यक सामग्री की हम बात करें तो प्रोजेक्टर, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्पीकर, सादे कागज हम यूज कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई सामग्री नहीं है तो हम फ्लैक्सी सीट, बैनर, चार्ट, पोस्टर इन सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने को बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में बताना है, विद्यार्थियों को अवगत करवाना है। गतिविधि की यदि हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष तंबाकू रोधी अभियान से संबंधित सामग्री, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू युक्त दंतमंजन इत्यादि के दुष्प्रभाव के पोस्टर इत्यादि का प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो इस प्रकार के जो भी पोस्टर अपने विद्यालय के अंदर अवेलेबल हैं उन पोस्टर को बच्चों को दिखाते हुए, उनका प्रदर्शन करते हुए बच्चों को तंबाकू के जो हानियां हैं
नुकसान हैं उनके बारे में बताना है और जागरूक करना है। इसका प्रस्तुतिकरण हम स्लाइड शो के रूप में कर सकते हैं, लघु फिल्म के रूप में कर सकते हैं या फ्लैक्स शीट के रूप में कर सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों से जागरूकता सामग्री पर चर्चा करते हुए उन्हें अभिभावकों को एक पत्र लिखने को कहेंगे, जिसमें वे अभिभावकों को तंबाकू युक्त पदार्थों का सेवन न करने संबंधी अनुरोध करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों से अपने को पत्र लिखवाना है, जिसके अंदर अपने अभिभावकों से तंबाकू यूज न करने हेतु रिक्वेस्ट करने के लिए कहना है। बच्चे हैं वो पत्र के माध्यम से अपने अभिभावकों से तंबाकू युक्त पदार्थों के सेवन से दूर रहने का अनुरोध यहाँ पर कर सकते हैं। सीखने के प्रतिफल की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों को जान सकेंगे, उनके बारे में परिचित होंगे। विद्यार्थियों में तंबाकू रोधी अभियान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। यानी ये जो अभियान है तंबाकू रोधी अभियान, इसमें बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग ले सकेंगे और अपनी उपयोगिता है वो सिद्ध कर सकेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि हम दूसरी थीम की बात करें, भाषा समझ से अभिव्यक्ति की ओर, यहाँ पर गतिविधि रहेगी पता लगाओ कौन छुपा है। गतिविधि के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों में शब्दों को व्याकरण की दृष्टि से पहचान कर भाषा की समझ को बढ़ाना, विद्यार्थियों को वाक्य निर्माण में व्याकरण शब्दों की संरचना को समझाना। तो व्याकरण से संबंधित जानकारी है वो बच्चों को देनी है, बच्चों से शब्दों से वाक्य का निर्माण अपने को करवाना है। आवश्यक सामग्री की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कागज़ की पर्चियाँ हो सकती हैं, पुस्तकालय की पुस्तकें हो सकती हैं और इसके अलावा अपने को एक टोकरी या बॉक्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम इस गतिविधि के अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से संबंधित शब्द हैं उनको चयन कर पर्ची पर लिख करके टोकरी या बॉक्स के अंदर डालेंगे और उनमें से बच्चे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उन टोकरी में से बच्चे पर्ची निकालेंगे। शिक्षकों हेतु निर्देश यदि यहाँ पर देखें दोस्तों तो शिक्षक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के शब्दों का चयन करें। शिक्षक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से संबंधित शब्दों की पूर्व में पर्चियां बनाकर रख लें। पर्चियों को डालने हेतु बक्स की पूर्व में व्यवस्था कर लें। तो अपने को क्या करना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से संबंधित यानी ग्रामर से संबंधित जो शब्द हैं उनका चयन करते हुए उनकी पर्चियां बनाना है और उनको बॉक्स के अंदर अपने को रखना है। गतिविधि हम किस प्रकार से करवाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के शब्दों जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण क्रिया की पर्चियां अपने पहले से बना करके रखेंगे। सभी पर्चियों को अपने को एक बॉक्स के अंदर डालना है। इस बॉक्स में से बच्चों से एक एक करके पर्ची अपने को निकलवानी है और जो भी पर्ची आती है उसके अंदर जो भी शब्द हमने लिखा है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है, ये अपने को बच्चों से बोर्ड पर लिखवाना है। इसके लिए अपने को पहले एक सारणी बना लेनी है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये 4 कॉलम अपने को बनाने हैं। तो बच्चे जो भी शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है वो उस सारणी के अंदर नोट करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी जो पर्ची है उसको उचित स्थान पर, जो भी शब्द उसका है उसको उचित स्थान पर अंकित नहीं करता है, गलत स्थान चुनता है, तो कक्षा के अंदर उस शब्द से संबंधित विद्यार्थियों के साथ अपने को चर्चा करनी है कि वो शब्द किसके अंतर्गत आएगा और क्यों आएगा। इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में अपने को बच्चों को बताना है। पर्ची में आए शब्द के आधार पर सभी विद्यार्थियों से एक एक वाक्य का निर्माण भी करवाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे के द्वारा जो भी पर्ची निकाली जाती है उस पर्ची में जो भी शब्द आता है उस शब्द से संबंधित वाक्य निर्माण भी अपने को करवाना है। सीखने के प्रतिफल की हम बात करें तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की पहचान करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। अब यहाँ पर अन्य गतिविधि की हम बात करें तो दोस्तों हिंदी दिवस से संबंधित गतिविधि का आयोजन हम कर सकते हैं। गतिविधि का नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हमें करना है। विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व और उपयोगिता से अवगत करवाना और विद्यार्थियों में लेखन कौशल और व्यापक समझ का विकास करना इस गतिविधि का उद्देश्य रहेगा। आवश्यक सामग्री की हम बात करें तो पेन, पेपर, चार्ट, नोटबुक, कलर आदि यहाँ पर हम निबंध लेखन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर शिक्षकों हेतु निर्देश की बात करें दोस्तों तो शिक्षक निबंध के विषय का चयन करेंगे। हिंदी से संबंधित कोई भी निबंध अपने को बच्चों से लिखवाना है। हिंदी की उपयोगिता पर लिखवा सकते हैं, हिंदी के महत्व पर लिखवा सकते हैं। तो जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करें वो हिंदी से संबंधित हो, क्योंकि हिंदी दिवस के रूप में यह गतिविधि अपने को आयोजित करनी है। शिक्षक सुनिश्चित करें कि निबंध हिंदी भाषा में ही हो। यहाँ पर गतिविधि के चरण की हम बात करें तो सभी विद्यार्थियों को आवश्यक सामग्री के साथ कक्ष में बिठाया जाएगा। जो भी निबंध लेखन के लिए आवश्यक सामग्री है वो बच्चों के पास होनी चाहिए, उसको कक्ष के अंदर अपने को बिठाना है। शिक्षक द्वारा सभी विद्यार्थियों को निर्धारित विषय पर कम से कम 300 शब्दों में निबंध लेखन हेतु निर्देशित किया जाएगा। अब जो भी सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, जो भी विषय आपने चयन किया है, उस विषय के ऊपर 300 शब्दों के अंदर बच्चों से अपने को निबंध लिखवाना है। विद्यार्थी निबंध लेखन में तय समय सीमा 30 मिनट में पूर्ण करेंगे। यहाँ पर जो निबंध लेखन की समय सीमा है वो 30 मिनट रखी गई है।
है। 30 मिनट के अंदर 300 शब्दों का निबंध है वो बच्चे लिखेंगे। निबंध लेखन के पश्चात शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के निबंध को जांच कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रोत्साहन करना है, उनको प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके लिए आप उनको कोई छोटा मोटा पारितोषिक भी दे सकते हैं, कोई इनाम दे सकते हैं, या अपने हिसाब से आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। सीखने के प्रतिफल की यदि हम बात करें तो विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के महत्व और उपयोगिता का विकास होगा। विद्यार्थियों में लेखन कौशल और व्यापक समझ विकसित होगा। तो हिंदी भाषा के प्रति विद्यार्थियों की जो रुचि है वो जागृत हो सकेगी। हिंदी भाषा के महत्व को विद्यार्थी समझ सकेंगे। लेखन कौशल का भी विद्यार्थियों के अंदर विकास हो सकेगा। आगे यदि हम बात करें थीम स्वस्थ राजस्थान सशक्त राजस्थान की, तो इसके अंदर गतिविधि रहेगी अच्छी आदतें। गतिविधि का जो उद्देश्य है वो बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का विकास करना रहेगा। आवश्यक सामग्री के अंदर हम पेन, पेपर या मार्कर आदि का उपयोग कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों की सहभागिता अपने को सुनिश्चित करनी है। गतिविधि के चरण की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों से अपने को उनकी अच्छी आदतों के बारे में चर्चा करनी है, बताने के लिए कहना है। कक्षा के अंदर जो भी बच्चे हैं उनके अंदर कौन कौन सी आदतें हैं, उन आदतों के बारे में बच्चे बताएंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम अपनी एक आदत को पर्ची पर लिखकर बॉक्स में डालना है। यहाँ पर जो भी आदत बच्चे बताते हैं उन आदतों को प्रत्येक बच्चे से अपनी जो आदत है उसको लिखवा करके अपने को बॉक्स में डलवाना है। शिक्षक श्यामपट्ट को अच्छी व बुरी आदतों के भागों में विभाजित करेगा। अपने को 2 कॉलम बनाने हैं, एक में अच्छी आदतें और दूसरे में बुरी आदतें। अब अपने को क्या करना है, जो पर्ची बच्चों के द्वारा अपनी आदत लिख करके बॉक्स के अंदर डाली गई है वो पर्ची निकालनी है और पढ़ते हुए जो भी आदत है उसके बारे में बच्चों से चर्चा करनी है और चर्चा करके वो आदत अच्छी है या बुरी है इसमें अपने को वर्गीकृत करना है और बोर्ड के ऊपर जो कॉलम हमने बनाए हैं उनके अंदर लिखना है। अगर आदत अच्छी है तो अच्छी आदत वाले कॉलम में अपने लिखेंगे और बुरी आदत है तो बुरी आदत वाले कॉलम में लिखेंगे और बच्चों से चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार से वो आदत है वो अच्छी है या बुरी है। यहाँ पर विद्यार्थियों को अच्छी आदत के निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे दोस्तों क्या होगा, बच्चों के अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, उन आदतों को वो छोड़ सकेंगे और अच्छी आदतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर उनको वो अपना सकेंगे। तो इससे अच्छी आदतों का बच्चों के अंदर निर्माण हो सकेगा, सजग हो सकेंगे, बच्चे अपनी आदत है उसमें सुधार कर सकेंगे। यहाँ पर यदि हम बात करें अन्य गतिविधि की तो निपुण भारत जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हम गतिविधि करवा सकते हैं। गतिविधि का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं खेल बोर्ड रहेगा। गतिविधि का उद्देश्य हम देखें तो विद्यार्थियों में वाक्य निर्माण, शब्द ज्ञान एवं अवलोकन कौशल का विकास करना रहेगा। आवश्यक सामग्री यहाँ पर देखें दोस्तों तो कार्डबोर्ड का कोई टुकड़ा और वस्तुओं के चित्र अपने को लेने हैं। शिक्षकों हेतु निर्देश की हम बात करें तो शिक्षक विद्यार्थियों के लिए उन वस्तुओं का चयन करें जिनको विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अपने को एक कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा है उसके ऊपर वस्तुओं के चित्र चिपकाते हुए एक खेल बोर्ड तैयार करना है और उस खेल बोर्ड के ऊपर जो चित्र हम चिपकाएंगे वो ऐसे चित्र होने चाहिए जो विद्यार्थी दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनसे संबंधित हों। यहाँ पर गतिविधि के चरण की हम बात करें तो दोस्तों अपने को कार्डबोर्ड का जो टुकड़ा हमने लिया है उसके ऊपर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित करनी है और प्रत्येक संख्या के अंदर 6 फल, 6 सब्जी और 6 अन्य सामग्री के चित्र अपने को चिपकाने हैं। अब विद्यार्थियों को एक डाइस देना है जो लूडो के अंदर हम काम में लेते हैं, विद्यालय के अंदर आसानी से मिल जाता है। वो डाइस लेकर के बच्चे हैं वो उसको उछालेंगे, उसके ऊपर जो भी चित्र कार्डबोर्ड पर अपन ने बनाया है जिस वस्तु के ऊपर वो डाइस गिरेगा उस वस्तु या फल या सब्जी जो भी हमने लिया है उसके ऊपर बच्चों से 3 वाक्य बोलने को कहना है। तो यहाँ पर गतिविधि के अंदर एक बार फिर बता देता हूँ दोस्तों, अपने को एक कार्डबोर्ड तैयार करना है जिसके ऊपर अपने को विभिन्न जो वस्तुएं हैं, सामग्री हैं जो दैनिक जीवन में बच्चे उपयोग करते हैं उनके चित्र चिपकाने हैं। उसके बाद डाइस को कार्डबोर्ड के ऊपर डालना है और जिस भी चित्र के ऊपर डाइस गिरेगा उस चित्र के संबंधित जो भी फल, सब्जी या जो भी वस्तु है उसके संबंध में बच्चों से 3 वाक्य अपने को बुलवाने हैं। सीखने के प्रतिफल की हम बात करें तो विद्यार्थियों में वाक्य निर्माण, शब्द ज्ञान और अवलोकन कौशल का विकास हो सकेगा। यहाँ पर आगे बात करें दोस्तों थीम खेल खेल में विज्ञान के अंतर्गत हमें नेचर वॉक गतिविधि का आयोजन करना है जिसमें हमने प्रकृति का भ्रमण बच्चों को करवाना है और प्रकृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने को बच्चों को देनी है। उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर विद्यार्थियों के अंदर जैव विविधता है उसकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जैव विविधता से बच्चे हैं वो अवगत हो सकेंगे। आवश्यक सामग्री की बात करें तो नोटबुक, पेंसिल, पेन, स्केच पेन, चार्ट पेपर, A4 पेपर शीट या फेविकॉल हम ले सकते हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश की बात करें तो शिक्षक विद्यार्थियों के साथ पक्षियों, जानवरों एवं विभिन्न कीड़ों मकोड़ों की विशेषताओं के बारे में सामान्य जानकारी से जुड़े पक्षों पर संवाद करें। यानी जो भी अपने आसपास के पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं या पेड़ पौधे हैं उनके बारे में बच्चों से हमें चर्चा करनी है। उनकी विशेषताओं को नेचर वॉक के दौरान अवलोकन कर अपनी नोटबुक में लिखने को कहना है। तो जो भी बच्चे भ्रमण के दौरान देखेंगे
चाहे वो पशु पक्षी है या पेड़ पौधा है, तो उसके बारे में बच्चों से नोटबुक के अंदर अपने को लिखवाना है, उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यहाँ पर गतिविधि के चरण की हम बात करें दोस्तों, तो विद्यार्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर अपने को 5 समूह है या 6 समूह है, जितनी भी आपकी संख्या है उसके अकॉर्डिंग अपने को समूह बनाने हैं, जिससे हम इस गतिविधि को आसानी से करवा सकें, जिससे समूह में विद्यार्थियों के साथ आसानी से कार्य किया जा सके। समूह 1 को पक्षी, जानवरों एवं पौधों का अवलोकन, समूह 2 को पंख, पत्तियां, फूल आदि का संग्रहण करना, समूह 3 को कीड़े मकोड़ों का अवलोकन करना, समूह 4 को जानवरों के पैरों के निशान का अवलोकन और चित्र बनाने, एवं समूह 5 को विभिन्न तरह के जीव जंतुओं के रहने के स्थान का अवलोकन एवं चित्र बनाने हेतु कार्य करवाने हैं। तो इस प्रकार से अपने को 5 या 6 समूह बना करके उनको अलग अलग कार्य आवंटित कर देने हैं। उसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों के साथ मिलकर विद्यालय परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्र का अवलोकन कर जानकारी जुटाने में सहायता करेंगे। अपने आसपास में यदि कोई पार्क वगैरह है तो वहां भी बच्चों को आप लेकर के जा सकते हैं। गाँव के अंदर हैं तो आप अपने विद्यालय के अंदर भ्रमण करवा सकते हैं, या अपने विद्यालय के आसपास का जो क्षेत्र है उसका भ्रमण आप बच्चों को करवा सकते हैं। प्रत्येक समूह द्वारा अवलोकन के दौरान किए गए अनुभवों को सभी समूह के विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे एवं जुटाए गए तथ्य, अवलोकन के बिंदु, चित्र आदि को चार्ट पेपर पर अंकित कर कक्षा कक्ष की दीवार पर चस्पा कर देंगे, जिससे विद्यार्थी बाद में भी इन विषयों पर संवाद कर समझ बना पाएंगे। तो जो भी अनुभव प्राप्त हुए हैं बच्चों को भ्रमण के दौरान, या जो भी बच्चों ने तथ्य जुटाए हैं, कोई चित्र बनाया है किसी भी जीव जंतु का या पेड़ पौधे का चार्ट पेपर के ऊपर, तो उनको कक्षा कक्ष के अंदर चिपकाना है। जो भी चित्र है उसके ऊपर जो भी विशेषताएं हैं वो लिखते हुए, या कोई भी तथ्य बच्चों ने लिखे हैं तो वो भी कक्षा कक्ष के अंदर अपने को चिपकाने हैं, ताकि बच्चे इसका लाभ बाद में भी लेते रहें और उनको पढ़ करके अपनी समझ है वो विकसित कर सकें। सीखने के प्रतिफल की हम बात करें तो विद्यार्थी आसपास के परिवेश में विभिन्न पक्षियों, जानवरों और कीड़े मकोड़े एवं पेड़ पौधों में विविधता और विशेषता को अवलोकन के माध्यम से जान सकेंगे। यहाँ पर अन्य गतिविधि की हम बात करें दोस्तों, तो किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हम गतिविधि करवा सकते हैं, जिसमें लड़का लड़की दोनों बराबर गतिविधि का नाम रहेगा। यहाँ पर विद्यार्थियों में जेंडर संवेदनशीलता के बारे में जागरूक करना गतिविधि का उद्देश्य रहेगा। आवश्यक सामग्री की हम बात करें तो रंगीन कागज, पेन, चार्ट पेपर, मार्कर, रोल प्ले स्क्रिप्ट आदि हम यूज कर सकते हैं। शिक्षकों हेतु निर्देश की हम बात करें दोस्तों, तो शिक्षक समुदाय में जेंडर असंवेदनशीलता के मुद्दों को विद्यार्थियों के समक्ष साझा करें। अपने समाज के अंदर जो भी जेंडर असंवेदनशीलता से संबंधित मुद्दे हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा करनी है, बच्चों के सामने जानकारी है वो रखनी है। रोल प्ले के विषय समुदाय, घर, सामाजिक कार्यक्रम, खेल एवं रोजगार के अवसर आदि स्थानों पर जेंडर असंवेदनशीलता के मुद्दे सम्मिलित करें। तो इसमें हम बच्चों से नाटक का अभिनय करवा सकते हैं या अन्य कोई भी गतिविधि है वो करवा सकते हैं, जिससे जेंडर असंवेदनशीलता से संबंधित बच्चों के अंदर जानकारी है वो प्राप्त हो सके। रोल प्ले की यदि हम बात करें, विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह के अंदर अपने बांटना है। प्रत्येक समूह को एक छोटा रोल प्ले प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे, जिसमें जेंडर संवेदनशीलता के मुद्दे सम्मिलित हों। उन्हें स्क्रिप्ट की तैयारी के लिए 10 मिनट का समय देना है और फिर प्रत्येक समूह से प्रस्तुति अपने को दिलवानी है। तो इस प्रकार से बच्चों को तैयारी करवाते हुए रोल प्ले करवाना है। सीखने के प्रतिफल की हम बात करें तो विद्यार्थियों में जेंडर संवेदनशीलता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से सितंबर महीने के अंदर कक्षा 6 से 8 के अंदर दूसरे और चौथे शनिवार को नो बैग डे एक्टिविटी के अंतर्गत जो भी एक्टिविटी हम करवा सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी गई है। दोस्तों ये जो गतिविधियां हैं इनमें से कोई भी गतिविधि आप सेलेक्ट करते हुए करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सोमवार को ही पहले से जो रूपरेखा है वो बनानी है, कार्यक्रम तैयार करना है, कौन कौन सी गतिविधि आपको करवानी है, कौन सी नहीं करवानी है, कौन सी दूसरे शनिवार को करवानी है, कौन सी चौथे शनिवार को करवानी है। उस हिसाब से आप अपना डिवाइडेशन इनमें कर सकते हैं और गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।